क्या पढ़ा है दीपांशी आपने एविएशन के बारे में? जैसे अभी हमने बहुत ही जैसे सुना जाता है कि 1903 में राइट ब्रदर्स ने आविष्कार किया। हवाई जहाज का, एरोप्लेन का। एरोप्लेन का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया, लेकिन हमें पता लगता है कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने पुणे नगर में भाषण देते हुए 1875 में वेदों में विज्ञान की विद्या का रहस्योद्घाटन कर दिया था। और 1876 में उन्होंने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका लिखी थी, और उसे पढ़ करके शिवकर बापूजी तलपड़े ने 1895 में हवाई जहाज का निर्माण कर दिया था। क्या बात है, 1895 में? 95? हाँ जी, जब हमारा देश गुलामी में था। हाँ जी। हुई जैसे पंडित शिवकर बापूजी तलपड़े का नाम आया हमारे सामने कि राइट ब्रदर्स से 8 साल पहले ही उन्होंने हवाई जहाज़ बना दिया था। हाँ, वो बात अलग है, उस टाइम पे हम पेटेंट नहीं करवा पाए, या कहें कि पेटेंट करवाते भी तो कैसे करवाते, गुलाम देश था उस टाइम पे। फिर भी बहुत बड़े बड़े लोग थे, जैसे बाल गंगाधर तिलक थे उस टाइम पे, और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के महादेव गोविंद दराड़े जो उस टाइम पे हाई कोर्ट के जज थे, वो तक वहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने उसे देखा बाकायदा अपनी आंखों से। और लेकिन जैसे एक बात मैं यहाँ पे कहना चाह रही थी, जैसे बीच में जर्मनी का जिक्र आया कि जर्मनी में वेदों का बहुत प्रचार है, ये बात अभी यहाँ पे चल रही थी। तो आप देखना, जैसे हमारी इंडियन एयरलाइंस है, अब जर्मनी की एयरलाइंस देखिए क्या है, उसका नाम है लुफ्थहांसा। लुफ्थहांसा किस लैंग्वेज का वर्ड है? लुप्तहंसा, ये जो है संस्कृत से लिया गया शब्द है। आप देखेंगे कि जर्मनी में अभी 14 संस्कृत यूनिवर्सिटीज़ और 1200 संस्कृत स्कूल्स हैं अकेले जर्मनी में, जिसे आजकल की भाषा में कहें तो इंजीनियर्स जो है उसको इंजीनियरिंग हब कहते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंजीनियर्स जो हैं वो मतलब जर्मनी से हमें मिल रहे हैं। तो इस तरीके से, और फिर जैसे हमारे सामने एक और विषय आया था, जैसे यूनिवर्सिटी बताई आपने जर्मनी में? 12 संस्कृत यूनिवर्सिटीज़ और 1400 संस्कृत स्कूल हैं अकेले जर्मनी में। 1400 संस्कृत स्कूल हैं? हाँ, जिनमें मतलब संस्कृत पढ़ाई जाती है। और जैसे अभी स्टार्टिंग में जो हमने पहला ही टॉपिक ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में उठाया था, वो पृथ्वी आदि लोक भ्रमण विषय था, कि जो अर्थ का रोटेशन है, रिवोल्यूशन है, हम उस बारे में पढ़ते हैं। इस वेदों में सबका पहले ही वर्णन है। देखिए, मैं एक सवाल मतलब अपने सभी दर्शकों से पूछना चाहूँगी, बहुत सामान्य सी बुद्धि से भी कोई इंसान सोचेगा तो ये बहुत क्लियर हो जाएगा। आप मुझे एक बात बताएं, आप सभी जो देख रहे हैं वो दर्शक भी मुझे एक बात बताएं कि अंग्रेज़ों ने जितने आविष्कार किए, आप अभी गूगल कर लीजिए कि साइंटिस्ट फ्रॉम इंग्लैंड से जितने भी साइंटिस्ट हमें मिले वो कब से कब तक मिले हैं। आप हैरत में पड़ जाएंगे कि वो लेकर के 15वीं शताब्दी से 16वीं से लेकर के और 19वीं तक ख़त्म है। वहाँ से स्टार्टिंग, वहाँ पे एंडिंग। उससे पहले भी अंग्रेज़ों का क्या दिमाग काम नहीं किया था, या उसके बाद भी नहीं कर रहा? ये सवाल है। मतलब सारे इन्वेंशन इतने कम टाइम में फटाफट। अब अपोलो जो मतलब 1 2 3 4 उसके बाद 11 तक गया, हाँ चांद पे आदमी को भेज दिया। आप उसकी ड्यूरेशन चेक कीजिए, 1 महीने बाद अपोलो 1, 2 महीने बाद अपोलो 2, फिर अपोलो 3, आते ही चले गए। ऐसा क्यों? उनको बिल्कुल टाइम लगा ही नहीं किसी इन्वेंशन को करने में। इतनी जल्दी कैसे? मतलब ये एक सवाल है जो मतलब हर किसी को सोचना चाहिए। और इसका मैं जो अनुमान लगा पाई, या अनुमान क्या है, इसे अनुमान प्रमाण कहते हैं, वास्तविकता है ये। थोड़ा सा खुल के अगर हम सोचेंगे तो हम इस बात को पकड़ सकते हैं कि उस टाइम पे ब्रिटेन एक ऐसी कंट्री थी, इंग्लैंड एक ऐसा देश था, उसने सबको अपने कवर में कर रखा था। सब देशों को उसने अपनी जगह जगह कॉलोनियल बना रखे थे। तो वो क्या है, सब देशों के गुलाम थे ज़्यादातर, मैक्सिमम कंट्रीज़। तो उन देशों के पास जो भी अच्छा था वो ले लिया, वहाँ की बुक्स से ले लिया, वहाँ के लोगों से ले लिया, या फिर अभी इन्वेंशन हुआ उसके 1-2 साल बाद उसको अपने नाम से पेटेंट करवा दिया। जैसे अभी शिवकर बापूजी तलपड़े का नाम आया कि 8 साल बाद, फिर उससे पहले तो उनके दिमाग में आइडिया नहीं आया। मरकरी इंजन से वो एरोप्लेन बनाया गया था जिसका मरुत्सखा नाम था। मरकरी इंजन का इन्वेंशन तो अब जाके हुआ है 2012 में। इतने पहले 200 साल, लगभग 200 साल पहले हमने मरकरी इंजन को इन्वेंट कर लिया था। और ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, मतलब जैसे हम स्टार्टिंग से लेते जा रहे हैं, एक एक टॉपिक उसका ऐसा है कि उसमें हम अगर चाहें तो कंट्रोवर्सी खड़ी कर सकते हैं। क्यों? मतलब मैं इन सब चीज़ों को इसी उससे कह रही हूँ कि एक बार ये बात ज़रूर सोचनी चाहिए। जैसे अभी जितने भी टॉपिक हमने उठाए, एविएशन का टॉपिक था, ठीक है, उसमें भी एक मंत्र आता है कि उसका मन सो जवियान, कि जो एरोप्लेन हो वो मन से भी गतिमान हो सकता है। कैसे? मतलब जैसे उसमें सेंसर सिस्टम वो इतनी सेंसिटिव होती थी कि हम चाहें तो अपने, जैसे आजकल थोड़ी धीरे स्टार्टिंग की जा रही है उसमें कि हम मतलब ब्रेन से सब चीज़ों को हैंडल कर पाएंगे, हाथों से हम उस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें भी पहले से हैं,
मनसोच अभियान कह दिया कि मन की गति से हम उसको एकदम कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब एआई के बारे में दिया हुआ है। हाँ जी बिल्कुल। हर एरोप्लेन्स के बारे में भी, सैटेलाइट्स तक भी हम आकाश में भेजें, उन सब चीज़ों के बारे में मतलब हाँ पूरा एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा, पूरा एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा। जितने भी फॉर्मूले होंगे वो मतलब जितने भी वेदों में बातें बताई जाएंगी वो फॉर्मूले के तौर पे होती हैं। उसके बाद में अगर गहन अध्ययन करना है तो फिर हमारे जो ऋषि मुनियों के व्याख्या ग्रंथ है उस मामले में। दृष्टि से मैं कल से ही बात कर रही हूँ और ये लड़की इतना ज्ञान की बातें कर रही है, इतने ज़्यादा कि चारों वेद पढ़ लिया। नहीं, हम अभी जो जैसे शास्त्री तक जब पढ़ते हैं तो हम सभी जितने हमारे दर्शन हैं, उपनिषद हैं, वेद हैं, शास्त्र हैं, जितने भी हैं, उन सबको कुछ कुछ अंगों में उनका परिचय लेकर के और कुछ कुछ हिस्सा उनका पढ़ते हैं ताकि हमें उसका एक तो बेसिक इंट्रोडक्शन हो जाए, बेसिक इंट्रोडक्शन कि हमें मतलब इन चीज़ों में मिलेगा क्या, ताकि और फिर उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ना भी है, ताकि फिर क्या होगा, जैसे हमने शास्त्री तक उन सबको पढ़ लिया, थोड़ा थोड़ा सबको पढ़ लिया, वैशेषिक दर्शन, योग दर्शन और न्याय दर्शन, फिर उपनिषदें ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक, हम सारी उपनिषदें पढ़ते हैं, वेदों को भी पढ़ते हैं, वेदों का भाष्य, महर्षि दयानंद का, जिनकी अभी हम ऋग्वेद आज भाष्य भूमिका की बात कर रहे थे, उनका किया हुआ भाष्य पढ़ते हैं। अभी जिस मिलिट्री साइंस की बात चल रही थी 16वां अध्याय, पूरा यजुर्वेद का हम पूरा वो अध्याय पढ़ते हैं कि हम आर्ट ऑफ गवर्नेंस कैसे कर सकते हैं, मिलिट्री साइंस कैसे पढ़ सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। उसके बाद जब शास्त्री कंप्लीट हो गई, उसके बाद हमें डिसाइड करना है कि हमारा इंटरेस्ट किधर है। उसके बाद मतलब ग्रेजुएशन के बाद कि अब हम किस एक टॉपिक पे आचार्य करना। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जैसे कि आप कह रहे हो कि एक टॉपिक पे आचार्य, अगर मान लो किसी को इंजीनियर बनना हो या डॉक्टर बनना हो तो गुरुकुल के माध्यम से वो कैसे डॉक्टर या फिर इंजीनियर बन सकता है? ये जो आप चाहते हैं अगर आधुनिक रूप में इस बारे में बात करना, तो देखिए एक बात है, सिंपल सा मैं एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि कोई बंदा है जिसने इंजीनियरिंग की है, ठीक है, और हम उससे ये एक्सपेक्ट करें कि वो MBBS डॉक्टर बन जाए, तो नॉट पॉसिबल है ना, क्योंकि लाइन एकदम अलग है, स्ट्रीम एकदम अलग है। तो ठीक ऐसे ही हम जो पढ़ाई कर रहे हैं उसके अपने कुछ तो दिशाएं निश्चित होंगी। हम ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी एक ही बंदे से कि वो सब दिशाओं में ही घूमे। लेकिन अगर मान लो इस पर सरकार ध्यान देती या फिर स्टडी कल्चर को उस तरीके से किया जाता, जैसे ये टॉपिक्स हैं, इनके लिए स्पेशलाइज टीचर होते तो क्या बन सकते? अभी डॉक्टर की बात जैसे चल रही थी, अभी चिकित्सा शास्त्र पे हमने इतनी अच्छी व्याख्या पढ़ी, मतलब किसी का भी देख लीजिए आप, चरक सुश्रुत का इतना फादर ऑफ सर्जरी कह सकते हैं हम उन्हें, कैटरेक्ट का ऑपरेशन उस टाइम पे, मतलब और वो भी इतनी बारीक मतलब अगर मिले तो बन सकता है इंसान बिल्कुल। और वैसे यहाँ से जो है वो डॉक्टर और इंजीनियर, IPS, ये सब गुरुकुल से निकल सकते IPS IAS ये तो एक ऐसी फील्ड है, इसमें हम जो भी अपना प्रॉपर कोई भी मेन सब्जेक्ट लेना चाहेंगे उसमें जा सकते हैं, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बहुत से बच्चे गुरुकुल के करते भी हैं। और उसके अलावा जैसे आप कह रहे हैं डॉक्टर का, तो डॉक्टर जो आप चाहते हैं कि एलोपैथिक डॉक्टर गुरुकुल वाले बच्चे बन जाए, तो नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो स्टार्टिंग में एक बात चल रही थी ना कि जो आजकल की मेडिकल साइंस है ना, मॉडर्न मेडिकल साइंस है, वो किस बारे में बात करती है कि कोई आदमी बीमार हो गया तो अब उसको ठीक कैसे करें। लेकिन जो हमारा कल्चर है, जो हमारा आयुर्वेद है, वो कहता है कि नहीं, आदमी बीमार ही ना पड़े, इस बारे में हम ज़्यादा फोकस करेंगे। उसके बाद अगर फिर भी प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर पे काम करता है। बिल्कुल, अगर फिर भी किसी एटमॉस्फेयर की वजह से, वातावरण की वजह से, या कोई एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंटल केस भी बहुत सारे होते हैं, फिर भी अगर कोई बीमार पड़ जाए तो फिर उसकी चिकित्सा करता है। ये आयुर्वेद का मतलब मेन मोटिव है। तो हम एलोपैथी से बेटर मतलब आयुर्वेद को ही मानते हैं। मान लो अगर किसी की टांग टूट गई तो वो आयुर्वेद पे तो वो नहीं कर पाएगा ना। आयुर्वेद में उसकी चिकित्सा है, वर्णित है, बहुत अच्छे तरीके से है। वो बात अलग है कि जैसे मैं अपने बारे में बात नहीं कर रही हूँ कि मैं ऐसा कर दूंगी, कोई भी जिस बंदे का उस फील्ड में इंटरेस्ट होगा वो कर सकता है, गुरुकुल का वो बंदा कर सकता है, अगर उस पर स्पेसिफिक पढ़ाई करे तो वो कर सकता है। ये वीडियो 1 घंटे से ऊपर हो गया, थोड़ा जल्दी जल्दी बोलो। अभी जैसे पतंजलि योगपीठ के नाम से तो हम सभी परिचित हैं। पतंजलि योगपीठ में आचार्य बालकृष्ण जी ने कितनी हजारों जड़ी बूटियों का, कितनी तरीके के अनुसंधान केंद्रों का, कितनी तरीके से हम अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं, सब आयुर्वेद के हिसाब से हमें बता दिया, हमारे सामने रख दिया। उससे पहले तक तो वो भी ट्रीटमेंट हमारे पास अवेलेबल नहीं था, तो हम ये नहीं कह सकते कि हम उसका इलाज आयुर्वेद से नहीं कर सकते। हमने अब तक उस पर काम नहीं किया, वो हमारी बात है, पर हमारी कमी है कि उस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। आपका नाम क्या है? अंजलि, ब्लड सर्कुलेशन 10वीं की छात्र है, और इस बच्ची ने जो बताया वो एविएशन खुद से पढ़ती है, वेदों के उसमें माध्यम से ये एविएशन खुद पढ़ती है, इसके पास कोई स्पेशलाइज टीचर नहीं आता है। आप ब्लड सर्कुलेशन क्या पढ़ा आपने वेदों में, कौन से वेद में और क्या पढ़ा वो बताइए। जैसे जो आधुनिक जो मेडिकल साइंस है वो ये सोचती है कि जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाए तो उसका इलाज कैसे किया जाए, परंतु जो हमारे आयुर्वेदों में जो है वो ये सोचता था कि व्यक्ति बीमार ही ना हो, और यदि बीमार हो भी जाए तो उसके कारण का पता लगाया जाए कि वो किस कारण से बीमार हुआ है, फिर उसका इलाज किया जाए। ब्लड सर्कुलेशन के बारे में बताओ।
बताओ, कौन से वेद में लिखा है क्या? ब्लड सर्कुलेशन अथर्ववेद के 10वें कांड के दूसरे सूक्त का 11वें मंत्र में लिखा हुआ है। इसके बारे में पूरा बताया गया है कि किस प्रकार जो पूरा ब्लड है वो पहले हमारे हार्ट में आता है, फिर वो पूरे शरीर में जाता है, फिर पंप वगैरह पूरा इसका वर्णन किया गया है। परंतु जो आधुनिक में जो इसे मानते हैं कि जो ब्लड सर्कुलेशन की खोज है वो 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड के डॉक्टर हार्वे ने की थी। परंतु देखा जाए तो अथर्ववेद में तो इसका पहले से ही बता रखा है ब्लड सर्कुलेशन के बारे में। क्या पता डॉक्टर हार्वे ने ये हमारा ग्रंथ ही पढ़ लिया हो, अथर्ववेद, और फिर उसके बाद जो है वहाँ से ब्लड सर्कुलेशन का आविष्कार किया हो। हमारे देश में किसी ने नहीं पढ़ा, मतलब कोई ऐसा हिंदी नाम नहीं आता है, कोई हमारे देश का व्यक्ति नहीं आता है जिन्होंने ब्लड सर्कुलेशन का इजाद किया हो। नहीं आता जी, नहीं आता। तो ये आप कुछ कहना चाहती हैं इस पर? ठीक है, तो ये आपने देखा कि इन्होंने बताया कि इंग्लैंड के एक हार्वे नाम के डॉक्टर थे 17वीं शताब्दी में, जिन्होंने ब्लड सर्कुलेशन का इजाद किया। और लेकिन अगर उसका जो जिक्र है वो हमारे वेदों में मिलता है। कौन से वेद में? अथर्ववेद के 10वें कांड के दूसरे सूक्त का 11वां मंत्र। मंत्र क्या है, याद है? जी, बताए। को अस्मिन् नापो वेदधादि विश्रुतः। मतलब क्या हुआ इसका? कि जी जो खून है वो सबसे पहले तो हमारे हृदय में आता है, फिर वो जी पूरे शरीर में जाता है, फिर पंप वगैरह करता है। ऐसे बता रखा है इस पूरे मंत्र में। इस पूरे मंत्र में आप खुद से पढ़ते हो ये? हाँ जी। ठीक है, फिर आपका क्या है? मिलिट्री साइंस। कौन क्या बोलना चाहते? जी, विमान के ऊपर कहना है कि जो वो होते थे, हमारे विमान होते थे, जैसे आज हम पढ़ते हैं कि रॉकेट और एरोप्लेन होते हैं, पर इनका आविष्कार तो पहले ही वेदों में कर दिया गया था। 2 प्रकार के याग आते हैं, सुपर्णचिति याग और शेनचिति याग। जो सुपर्णचिति याग होते थे वो रॉकेटरी साइंस के बारे में बताते थे, और जो शेनचिति याग होते थे वो जैसे शेन कहा जाता है बाज को, जैसे बाज एक बगीचे में भी बैठ सकता है, छोटे बड़े घर पे भी बैठ सकता है, तो उसी प्रकार जो शेनचिति याग से जो निर्मित जो यान होते थे उनको यजुर्वेद के 4थे अध्याय के 34वें मंत्र शेनो भूत्वा परापत यजमान गृहान गच्छ तन्नौ संस्कृतम, इसके अंदर एक शब्द पढ़ा गया है नौ, उसका अर्थ होता है जोड़ा। यानी कि जो वो होते थे शेनचिति जो यान होते थे वो मिनी हेलीकॉप्टर्स होते थे, जो कि बगीचे में भी उतर सकते थे, किसी भी घर पे भी उतर सकते थे, और उसके अंदर 2 व्यक्तियों के बैठने की जगह भी होती थी। मतलब ये हेलीकॉप्टर का जिक्र वेद में है? हाँ जी, वेद में है, यजुर्वेद में हेलीकॉप्टर का जिक्र है, जिसको बाज के साथ उसकी कंपैरिजन की गई है। हाँ, तो आप आओ ना, आप लोग क्यों इधर उधर हो जा रहे हो? सब लोग आओ इधर आओ। हाँ, नाम बताओ। दीक्षा का टॉपिक है मिलिट्री साइंस। बताओ कौन से वेद में क्या लिखा हुआ है मिलिट्री साइंस के बारे में? जी, यजुर्वेद का एक पूरा 16वां अध्याय आता है जिसमें मिलिट्री साइंस के बारे में ही बताया गया है कि मतलब हमारी मिलिट्री कैसी होनी चाहिए, सैन्य संचालन कैसा होना चाहिए, और हमें किस किस प्रकार के हथियार बनाने चाहिए। जैसे अथर्ववेद के शुरू में ही आता है कि मतलब बंदूक की गोलियां कैसी होनी चाहिए, मतलब उनका निश्चित एक आकार, उनकी बिल्कुल निश्चित शेप, साइज, सब कुछ बताया गया है। और वो बताया गया तो इसका मतलब ये भी है कि बंदूक बनानी भी सिखाई गई होगी। तो ऐसे करके काफ़ी चीज़ें बताई गई हैं। और मतलब पहले भी हथियार निर्माण होते थे, जैसे आज एटम बम होते हैं, तो वो बहुत बड़ी जनसंख्या का, मतलब एक बार में बहुत बड़ी जनसंख्या की हानि कर सकते हैं। तो पहले भी होते थे, उन्हें ब्रह्मास्त्र कहते थे। एटम बम को ब्रह्मास्त्र बोलते हैं? हाँ जी, जिसकी धमकी दिया करता था पाकिस्तान भारत को। हाँ, बताओ। जैसे कि जो द्रोणाचार्य जी थे, जब उनकी मृत्यु के बारे में उनके पुत्र को अश्वत्थामा जी को पता लगा तो उन्होंने नारायणास्त्र का प्रयोग किया, जिससे कि जो एक पूरी अक्षुणी सेना थी, जो लाखों की सेना होती है, उसका एक बार में विनाश हो गया था। तो मतलब इतने ज़्यादा पावरफुल हथियार होते थे और तब भी निर्माण होता था, और आज भी। बस अंतर इतना है कि पहले बहुत ही मतलब सदुपयोग किया जाता था और आज दुरुपयोग करते हैं। और वेद में एक मंत्र आता है कि तंत्वा सीसेन विद्यामह, यानी कि जो ऐसे हिंसा करते हैं और व्यर्थ में हथियारों का प्रयोग करते हैं, उनको शीशे की गोलियों से बींध देना चाहिए, यानी कि उन्हें ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए। शीशे की गोलियों से बीज देना चाहिए मतलब? यानी कि मार देना चाहिए, उन्हें बींध देना चाहिए, उनको छोड़ा नहीं जाना चाहिए। जो आज मोदी जी करते हैं कि आप बिना मतलब का अटैक करोगे तो आपको जवाब मिलेगा। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे आप ये मिलिट्री साइंस पढ़ते हो तो आपकी तो आर्मी वगैरह में खूब रुचि होगी? हाँ जी है। क्या बनना है बड़े होके बेटा? संस्कृत प्रोफेसर बनना है वैसे तो, पर इसमें रुचि है इसलिए अलग से पढ़ लेते हैं। अच्छा, मतलब संस्कृत प्रोफेसर बनना है वैसे तो, लेकिन अगर आपको कोई एक स्पेसिफिक टीचर दे दिया जाए
जो आपको मिलिट्री साइंस के बारे में खूब अच्छे से पढ़ाए, तो आपका मन होगा फिर आर्मी में जाने का या फिर उस तरीके से? हाँ जी होगा, मतलब एक्स्ट्रा में है वो, पढ़ने का मन है उसे भी अलग से। अलग से पढ़ने का मन है। तो अगर जैसे सरकार आपकी अब स्कूलों में अगर व्यवस्था करवा दे और आपको अच्छे से इसको पढ़ाया जाए, तो क्या क्या फिर क्या कहाँ जाओगी आप, क्या करोगी फिर? इसके क्षेत्र में भी काम करेंगे, पर ज़्यादा मन संस्कृत के विषय में करने का है। संस्कृत के विषय में ज़्यादा मन है करने का। अगर मान लो ये पहले से अगर आपका ये मेन टॉपिक होता, ठीक, और आपको पढ़ा दिया जाता, तो रॉकेट विमान वगैरह तो खुद ही बना देते? हाँ जी पता होता है इतना कुछ पहले से, मतलब पढ़ लेते तो बना लेते हैं। बना लेते? हाँ मतलब कोर्स में ये चीज़ें होती हैं तो पढ़ेंगे तो फिर तो हो ही जाएगा। हो ही जाएगा। सरकार से क्या बोलोगे जो मान लो देख रहा है तो? कोर्स में लगानी चाहिए ये चीज़ें। कोर्स में लगानी चाहिए ये चीज़ें। आपका क्या नाम है बेटा? रमा। रमा का सब्जेक्ट है सबमरीन, ठीक है, और ये हमारे वेद में, कौन से वेद में पहले तो बोलो? ऋग्वेद। ऋग्वेद में है। क्या वर्णन है? हमारे वेद में मतलब सबमरीन का भी वर्णन मिलता है। ऋग्वेद के 5वें मंडल में ही बताया गया है, उतस्मते परुष्याणाम ऊर्णावसत शुंध्यवः, अर्थात जो हमारा दुश्मन है वो मतलब कि शुंध्यु यानी बताया गया इसमें जलचर पक्षी जो जल में चलता रहता है, वो मतलब जो हमारा दुष्शत्रु है वो जल के अंदर चलता हुआ धीरे ही धीरे छुप के हम पर वार करता है, मतलब पनडुब्बियों में बैठकर। तो हम भी ऐसी नौकाओं का निर्माण करें जिससे हम जल के भीतर ही भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सके। तो ऐसे ही नौका निर्माण की विधि भी हमें ऋग्वेद में देखने को मिलती है। ऋग्वेद में मंत्र आता है त्रीर्णो अश्विना यजता दिवे दिवे, अर्थात जो हमारी नाव हो वो हम 3 धातुओं से बनाएं, तांबा, लोहा और चांदी आदि धातुओं से निर्मित करें, और वो नाव ऐसी हो जो हमें 3 ही दिन में संपूर्ण विश्व का भ्रमण करा सके। और ऐसे ही उन नावों स्पीड का भी जिक्र किया कि इतनी स्पीड होनी चाहिए। उन नावों की स्पीड, उनका साइज़, उनके बने पहियों की संख्या, इन सब का वर्णन भी उसी मंत्र में बताया गया है। और फिर महर्षि दयानंद जी ने भी बताया कि जो हम थल हैं, मतलब हम थल में रहें तो हम लोग तोप और बंदूक आदि से युद्ध करें, यदि हम जल में हैं तो हम नौका और पनडुब्बी आदियों की सहायता से युद्ध करें, और अगर हम आकाश में हैं तो हम विमान आदि की सहायता से युद्ध करें। क्या बात है, आप देख रहे हैं ये वेदों में लिखा हुआ है कि थल, जल और वायु, इन तीनों सेनाओं का वर्णन जो है वो वेद में किया हुआ है। तो ये बहुत डीप और बहुत, आप ये कहिए, आश्चर्यचकित होने वाली बात है। मैं तो पूरी कहिए तो मैं तो दिमाग ही पूरा हिल गया इन बच्चों से बात करके कि इतना सब कुछ जो है वो हमारे वेदों में लिखा हुआ है। आपने क्या बताया? सिल्वर, लोहा और कॉपर। आप इनका गूगल करिएगा, इनका आविष्कार किसने किया ज़रा जाके आप ज़रूर देखिएगा। मैं आप लोगों से अनुरोध करती हूँ कि इस वीडियो को पहले पॉज कीजिए, फिर उसके बाद आप उन कॉपर, लोहा, फिर उसके बाद आपका सिल्वर, इन तीनों का जाके देखिए आविष्कार किसने किया है। तो आपको गूगल पे नज़र आएगा कि मेसोपोटामिया, जो शायद इजिप्ट का मतलब वो कल्चर था, ठीक है, सिविलाइजेशन था, तो उसने जो है वो इन धातुओं का जो है वो इस्तेमाल किया था। उनका इन धातुओं की ज्वेलरी वो बनाते थे। तो आपको कुछ ऐसा जो है सिमिलर आपको गूगल पे देखने को मिलेगा। तो ये बच्ची ने मुझे बताया कि सबमरीन का ये सब कुछ वर्णन जो है वो ऋग्वेद में है। आपका क्या सब्जेक्ट है बेटा? ऑपरेशंस एंड सर्जरीज। कल तो बात की थी आपसे, कुछ अलग है कल वाले से? हाँ, जैसे अथर्ववेद है, अथर्ववेद का 4था कांड है, उसमें आता है 12वां सूक्त। उसके 4था मंत्र, एक पहला मंत्र है उसमें, जैसे हमारी मेडिकल साइंस है, जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है, हृदय हो गया, हमारा हार्ट, ऐसी ऐसी चीज़ों के लिए वो सर्जरीज यूज़ करते हैं। पर हमारे इतनी ज़्यादा विकसित विज्ञान था कि उस टाइम सूर्य की किरणों से चिकित्सा, जितने बड़े इतने हार्ट के ऑपरेशन हो जाते हैं वो सिर्फ सूर्य की चिकित्सा से ही हो जाते थे, सूर्य की किरणों से। लेजर लाइट यूज लेज़र लाइट यूज़ करके उस समय हमारे वेदों में लिखा हुआ है कि लेज़र लाइट का इस्तेमाल करके आप हार्ट की सर्जरी कर सकते हैं। एंड मॉडर्न साइंस है, जैसे हड्डियां टूट जाती हैं, मांस फट जाता है, वो इतने बड़े फ्रैक्चर्स कर देते हैं, लगा देते हैं। हमारे वेदों में ऐसी औषधियों का भी वर्णन किया गया है जहाँ पे वो बस औषधि लगाने से ही कुछ समय में, हमारे जैसे अभी देख लें तो महीना 6 महीने इतने सारे वेद लग जाते हैं कि हाँ हड्डी ठीक हो जाएगी, पर उस टाइम 15 दिन कुछ इतने का ही समय लगता था कि वो औषधि लगाओ और इतने दिनों में हड्डी टूटी है या फिर खून निकल रहा है, खून तो बहुत जल्दी, मतलब 2 मिनट में रुक जाए, ऐसी औषधि भी दी गई हैं। ऐसी औषधि भी दी गई है। तो अगर ऐसी शिक्षा को प्रमोट किया जाता तो आज हमारा भारत पता नहीं कहाँ होता। आपका नाम? मेरा नाम सौम्यश्री है। सौम्यश्री का सब्जेक्ट है गणित। तो क्या आपने ऐसा गणित में ऋग्वेद या कौन से वेद में पढ़ा? यजुर्वेद के यजुर्वेद में क्या पढ़ा? यजुर्वेद के 17वें अध्याय में एक मंत्र आता है, इमामे अग्न इष्टका धेनवः संतु, अर्थात ऋग्वेद में यह बहुत पहले ही, मतलब यजुर्वेद हमारा आदि का ग्रंथ है, तो उसमें पहले ही बता दिया था कि
27 शून्यों तक की संख्या का भी वहाँ पे वर्णन आता है। जैसे हम भी बोलते हैं कि कलयुग में ही मतलब 1500 वर्ष पहले ही आर्यभट्ट जी ने शून्य का आविष्कार किया, परंतु नहीं, यह वेदों पर ही आधारित होकर उन्होंने उसका आविष्कार नहीं किया, हमारे सामने प्रस्तुत किया इस विषय को। हाँ, वो प्रस्तुत किया, उन्होंने वेद पढ़ा, पढ़ने वाला भी तो कोई होना चाहिए। आज हमारे पास वेद हैं, सब कुछ है, लेकिन क्या लगता है आपको कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो उनको पढ़ना चाहते हैं? आप मुझे ले लीजिए, मुझे संस्कृत नहीं आती पढ़ने, तो ये क्या है? कोई पढ़ने वाला होगा तभी तो वो आगे हमें वो करेगा। तो ये हमारे आदर्श हैं, आर्यभट्ट जो हैं वो आदर्श हैं हमारे, अगर देखा जाए तो जी। हमारे लिए गौरव की बात है कि ज़ीरो का आविष्कार हमारे देश ने किया है, भारत के किसी व्यक्ति ने किया है। और क्या पढ़ा आपने, वो बताओ। कुछ ऐसा पढ़ा अच्छा, जैसे कि जो लिखा हो गूगल पे कि वो अंग्रेजों ने आविष्कार किया हो लेकिन वो भारत में हुआ हो, ऐसा कुछ पढ़ा आपने? ऐसा नहीं, मतलब अभी तक तो मेरे ज्ञान में नहीं आया अभी तक ऐसा। आपके ज्ञान में ऐसा नहीं आया। स्पेशलाइज्ड टीचर होते तो वो ज़्यादा अच्छे और तरीके से बताते। आपको मालूम है कुछ ऐसा? मैथमेटिक्स से रिलेटेड या फिर जैसे अभी मैथमेटिक्स नहीं, मैथमेटिक्स से नहीं। सबसे मेरी थोड़ी थोड़ी बात हो गई है ना, तो मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि इन बच्चियों ने मुझे इतने बड़े बड़े टॉपिक्स दिए। अगर आप देखेंगे ना तो ब्लड सर्कुलेशन हो गया, एविएशन हो गया, सबमरीन हो गया, मैथ्स हो गया, ऑपरेशंस हो गया, मिलिट्री साइंस हो गया, और हमारे वेदों में लिखा हुआ है। तो हमारे जो वेद हैं वो कितने डेंस हैं और कितने ज़्यादा उनके अंदर इन्फॉर्मेशन है। अगर इस पर अगर सरकार ध्यान दे दे तो शायद पता नहीं कितना बड़ा विस्फोट जो है वो भारत के बच्चे खुद ही कर सकते हैं, वो मैं अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती हूँ। आप तो ये मैंने आपको गुरुकुल से एक वीडियो दिखाया जिसमें मैंने ख़ास तौर पे इस किताब के ऊपर मैंने बात की है, इस किताब के ऊपर। और इसमें मैंने आपको बताया कि जो लड़ाई छिड़ी कि भाई इसने आविष्कार कर दिया, इस अंग्रेज़ ने आविष्कार कर दिया, तो उसने आविष्कार कर दिया, हमें किताबों में पढ़ाया जाता है। तो अगर आप वेद, 4 वेद हैं हमारे, अगर आप उनको सिलेबस में लेकर के आएँ, भले ही आप थोड़ा लेकर के आएँ, थोड़ी अब जैसे कहते हैं ना कि बदलाव के लिए पहला स्टेप भी अगर उठा लें तो वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव जो है वो दुनिया में ला सकता है। तो अगर उन सबको अगर आप डे टू डे अगर आप स्टडी कल्चर में लेकर के आएँ तो एक बहुत बड़ा बदलाव जो है वो भारत के अंदर हो सकता है। और इस बात को मैं इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि मैं लगातार 2 दिनों से इस गुरुकुल के अंदर आ रही हूँ और यहाँ की बच्चियों से बात कर रही हूँ, यहाँ के आचार्य से बात कर रही हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि जब मैं प्राइवेट स्कूल में जाऊँगी तो उनको वो जो वहाँ के बच्चे होंगे वो इन बच्चों को टक्कर दे पाएंगे, क्योंकि सिर्फ अभी इनका जो मोटिव है वो संस्कृत के ऊपर है। संस्कृत पढ़ते हैं ये बच्चे। अगर मेन सिलेबस अगर हम इनका पूछे तो संस्कृत का कोई टीचर बनता है ना, संस्कृत का लेक्चरर बनता है, ये इनका टॉपिक है। लेकिन अगर इन वेदों को कोई एक उत्तम आचार्य जिसका हर फील्ड में उसकी स्पेशलाइजेशन होगा वो पढ़ाएगा तो शायद पता नहीं क्या होगा। ये मैं इसका अनुभव भी नहीं लगा सकती। हाँ, थोड़ा सा ही कहना दृष्टि, 1.5 घंटे का वीडियो होगा। जी, देखिए अब जैसे बार बार ये बात आ रही है कि कोई आचार्य होता जो इन सब चीज़ों को पढ़ाता। देखिए बीच में क्योंकि गायब हो चुका था, तो उस चीज़ के अभी आचार्य उस तरीके से किसी ने पर्टिकुलर फील्ड में काम कर रखा हो ऐसा नहीं होगा। तो इसीलिए हम पढ़ रहे हैं ताकि हम इसका स्वाध्याय कर करके और जितने हमारे पास व्याख्या अवेलेबल है, कितने भी उसके ऊपर भाष्य कर रखे हैं, हम उन सबको पढ़ के हम उसके मास्टर्स बने और हम इस चीज़ को आगे फैलाएं। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और हम इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए बिल्कुल कटिबद्ध है, हम तैयार हैं। तैयार है भैया। सुन लिया आपने, ये दृष्टि की बात थी जो कि इस गुरुकुल में पढ़ती है। इसी के साथ धन्यवाद।